हेलो मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप सब जानते हैं कि एक टॉपर बच्चा या फिर एक स्मार्ट बच्चा ऐसा क्या काम करता है कि जिससे वो फिजिक्स का मास्टर है भाई। फिजिक्स में उसे कहीं से भी न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए, किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए, वो चुटकियों में बता देता है। लेकिन ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एवरेज होते हैं और उनसे उतने बढ़िया तरीका से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ना ही उनको फॉर्मूला याद रहता है बढ़िया से। क्योंकि कुछ गलतियां हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो लोग एवरेज के एवरेज ही रह जाते हैं। लेकिन उन गलतियों को नहीं करते हैं कौन? स्मार्ट बच्चे। जिससे क्या होते हैं, वो उनके स्मार्टनेस जो है वो और बढ़ जाती है और वो फिजिक्स हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, उन्हीं गलतियों को क्या करना है भाई, नहीं करना है। उन गलतियों से आपको सीखना है कि आखिर टॉपर बच्चा है वो क्या करता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जस्ट मैं दो तीन बच्चों से मिला जो कि पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं। पढ़ने में मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, अगले साल उनका एग्जाम भी होने वाला है, लेकिन 2026 में एग्जाम होने वाला है। लेकिन अभी से उनका चैप्टर दो तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और मैंने जब उनसे न्यूमेरिकल पूछा तो चुटकियों में बता दिया। तो मैंने पूछा कि आप लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि जिससे आप लोग इतना मतलब कि ज़्यादा जल्दी से न्यूमेरिकल को बना ले रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद है। तो उन लोगों ने बताया कि सर हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी चैप्टर है अगर न्यूमेरिकल बेस्ड उसमें अगर फॉर्मूले दिए हुए हैं तो उन फॉर्मूला का पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, चार्ट शीट बना लेते हैं। चार्ट शीट बना करके उसको हम लोग चिपका लेते हैं और हर एक फॉर्मूले पर कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल्स की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं घर पे बैठ के। ठीक है, तो कुछ ज्यादा कुछ करते नहीं है, इतना करते हैं कि फॉर्मूला का एक फॉर्मूला शीट बनाएंगे, कॉपी पे लिखकर या फिर सादा पेज पे लिख करके उसको चिपका देंगे और रोज देखते रहेंगे, देखेंगे। और हर एक फॉर्मूले पर क्या करेंगे, 4-5 न्यूमेरिकल बना लेंगे। उससे क्या होगा कि वो जो फॉर्मूला है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा और आपसे एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। तो आप लोग को भी क्या करना है, एक फॉर्मूला शीट बना लेना है और उसको चिपका लीजिए दीवार पे, तकिया पे, बेड में, जहां पर भी, जहां आप लोग रहते हैं। बाथरूम में भी चिपका सकते हैं भैया, अगर आप लोग दिन भर बाथरूम में रहते हैं तो बाथरूम में भी चिपका सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए हम आज आप सबके बीच टॉपर चॉइस के इस प्यार भरे परिवार में इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला लेकर आ गया हूं। सबसे पहले अगर बात करें तो क्लास 10th के फिजिक्स में आपको 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। दूसरा है आपका मानव नेत्र, तीसरा है आपका विद्युत धारा और चौथा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जिसमें से आपके मानव नेत्र और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है वो थ्योरी बेस्ड है, उनमें फॉर्मूला नहीं दिया गया है। फॉर्मूला आपको किसमें दिया गया है, न्यूमेरिकल आपको किसमें दिए गए हैं, पहले चैप्टर और तीसरे चैप्टर यानी कि लाइट में, प्रकाश में और विद्युत धारा में। ठीक है, तो इन्हीं दो चैप्टरों का मैं जितना भी फॉर्मूला है वो सारा का सारा यहाँ पर लिख दिया हूँ और आप लोग को क्या करना है भाई, उनको याद कर लेना है। तो क्लास 10th के फिजिक्स के क्या करना है भाई, और फॉर्मूले को याद कर लेना है। जिससे क्या होगा कि आपका जो फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, जिससे आगे के प्रिपरेशन यानी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन में क्या होगा, आसान हो जाएगा, है कि नहीं। और आप लोग IIT जी नीट्स का भी एग्जाम देंगे तो आराम से क्लियर कर लेंगे, है ना, आराम से हो जाएगा भाई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें जितने भी फॉर्मूले होंगे उनको मैं कवर अप कराऊंगा और आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका आता है इस चैप्टर में वो होता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। किसी भी दर्पण के लिए क्या होता है जी, एक फोकस दूरी होती है और एक वक्रता त्रिज्या होता है। तो इसमें एक संबंध होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। F बराबर R बटा में 2, जहां F क्या होता है, फोकस दूरी होता है और R जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है। F क्या होता है, फोकस दूरी, और R वक्रता त्रिज्या होता है। समझ में आ गया। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये सब कुछ किस चीज में रहते हैं, सेंटीमीटर में रहते हैं। अब चलिए आगे आते हैं दूसरा फॉर्मूला के बारे में। तो आपका दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि 1 बटा में फोकस दूरी बराबर 1 बटा में प्रतिबिंब दूरी प्लस 1 बटा में वस्तु दूरी होता है। 1 बटा में F बराबर 1 बटा में V प्लस 1 बटा में U। ठीक है, F क्या है आपका फोकस दूरी है, V क्या है प्रतिबिंब दूरी है और U क्या है वस्तु दूरी है। अगेन इसमें जो भी आपको लेंथ दिए रहेंगे, लंबाई दिए रहेंगे वो सेंटीमीटर में दी रहेगी। ऐसे रेयर केस में आपको मीटर में देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं जी, फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं किसी दर्पण का, प्रतिबिंब दूरी भी निकाल सकते हैं और वस्तु दूरी भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। चलिए हम लोग आते हैं अपने इस चैप्टर के तीसरे फॉर्मूले पर, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिवर्तन से है आवर्धन। आवर्धन यानी कि M मैग्निफिकेशन। अब हम लोग ये जो फॉर्मूला है वो इसकी परिभाषा से आया है। आवर्धन किसे कहते हैं,
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला देखिए, हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा गया है, और हाइट ऑफ इमेज मतलब एच आई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच ओ मतलब वस्तु की ऊंचाई होता है। और इसी को डेराइव करके हम लोग माइनस भी बटा में यू भी प्राप्त कर सकते हैं। ये वाला माइनस भी बटा में यू जो है, मैंने चैप्टर जब पढ़ाया उसके लास्ट आप लोग लेक्चर में देख लीजिएगा कि माइनस भी बटा में यू कैसे आया है। भी जो होता है वो प्रतिबिंब दूरी और यू जो होता है वो वस्तु दूरी होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने प्रकाश के एक अगले फिनोमेना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में भी बहुत सारे आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहला फॉर्मूला जो है वो आपका है स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल का नियम। अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है, जाती है, तो वो क्या होती है, अपने गति पथ से विचलित हो जाती है, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। ये सबको मालूम है। तो आपका जो स्नेल का नियम क्या कहता है कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो थोड़ा सा तो मुड़ जाएगी, मुड़ेगी ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपतन कोण, और यहाँ पर क्या बनेगा, अपवर्तन कोण, है कि नहीं। अब ध्यान से देखना है, तो साइन आई बटा में जो साइन आर होता है वो क्या होता है भाई, हम लोग किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। किस माध्यम का, अगर ए माध्यम से प्रकाश बी माध्यम में जा रही है तो इस बी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, साइन आई बटा में साइन आर होगा। या फिर हम लोग अपवर्तनांक बी का अगर डिवाइड कर दे अपवर्तनांक ए से, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, बी का अपवर्तनांक मिल जाएगा। अगर बी का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो हम लोग बी के अपवर्तनांक से ए के अपवर्तनांक को अगर क्या कर दे, भाग दे दे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बी का अपवर्तनांक मिल जाएगा। कोई दिक्कत, तो साइन आई बटा में साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, आपका माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। इसे हम लोग एन बटा में एन बी और एन एन ए से भी सूचित करते हैं। और आपका क्या हो जाता है भाई, अगर वेलोसिटी दिया रहे, वेग दिया रहे, तो भी ए बटा में भी बी करते हैं, मतलब कि माध्यम एक का अपवर्तनांक बटा में माध्यम दो का अपवर्तनांक। इसमें क्या होता है, आपका ऑपोजिट होता है। ठीक है, चलिए अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो अगला फॉर्मूला सेम है, अपवर्तनांक ही है, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट निकालना है, कि मतलब कि अच्छा वाला नहीं भाई, कह सकते हैं इसको क्या, सच्चा वाला। सच्चा वाला मतलब हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर कोई भी प्रकाश जो है हवा से किसी माध्यम में जा रही है, हवा से किसी माध्यम में जा रही है, तो उस माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, जहां उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है जी, हवा में प्रकाश की चाल या फिर वायु में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हवा के सापेक्ष एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला, कि एक रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है। मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या गया, प्रकाश गया। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण गई तो थोड़ा सा बेंड होगी, सबको मालूम है। तो वही अगर हम लोग ए माध्यम से बी माध्यम में गई है, तो बी माध्यम का अगर हम लोग अपवर्तनांक निकालना चाहें तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं, ए माध्यम में प्रकाश की चाल बटा में बी माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें बी माध्यम का अपवर्तनांक निकल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए जी, तो इसको भी क्या कर लेना है, आपको बना लेना है बाबू फॉर्मूला शीट, और उसके बाद चिपका लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला जो सूत्र है वो आता है आपका लेंस सूत्र। इसे हम लोग लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 बटा में फोकस दूरी बराबर 1 बटा में प्रतिबिंब दूरी माइनस 1 बटा में वस्तु दूरी। ये एफ क्या है, फोकस दूरी है, भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और यू क्या है, वस्तु दूरी है। तो ये आपका हो गया लेंस फॉर्मूला। उसके बाद अगला फिर से हम लोग आवर्धन निकालेंगे लेंस के लिए, तो उसमें भी वही होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। लेकिन इसमें भी बटा में यू निगेटिव में नहीं होता है भाई, पॉजिटिव में होता है। क्यों होता है ये मैं आगे बता दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अगला जो है, किसी लेंस की अगर क्षमता निकालनी हो, पावर निकालनी हो, तो वो आप लोग किस तरह से निकालेंगे, 1 बटा में फोकस दूरी अगर कर देंगे तो लेंस की क्षमता निकल जाएगी। अगर फोकस दूरी मीटर में दी गई हो तो 1 बटा में एफ लिखते हैं। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में लिखी गई हो तो 100 बटा में फोकस दूरी लिखते हैं, क्योंकि इसी का ये मास्टर थ्योरी है, इसी का ये मास्टर रूप है, अगला रूप है। ठीक है, ये 1 बटा में एफ, जब एफ फोकस दूरी मीटर में दिया गया हो तब प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया हो तो 100 बटा में एफ का प्रयोग करेंगे पावर निकालने के लिए। कोई दिक्कत। और आपका जो पावर का ऐसा यूनिट होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट होता है, वो होता है डायोप्टर, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं
ये आपका पहला चैप्टर यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से सारा फॉर्मूला समाप्त। इतना ही फॉर्मूला पढ़ना है, इसको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए देखिए यहाँ पर, अब इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा सबको पता है क्या होता है भाई, करंट क्या होता है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें फॉर्मूला बनता है वो बनता है आवेश का, चार्ज का। किसका बनता है बाबू, आवेश का। तो जो आवेश होता है Q, वो किसके बराबर होता है, Ne के बराबर होता है। N क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, पर इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा अगर उसका गुणा कर दे किससे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो क्या निकल जाएगा, आपका आवेश निकल जाएगा। ठीक है। और आवेश का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो आपको क्या बोलना है, 1.6 गुना 10 के पावर 19 माइनस 19 कूलम्ब चार्ज। ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो जो आपका अगला फॉर्मूला है वो है धारा यानी विद्युत धारा का, करंट का। तो ये भी आपका क्या है, परिभाषा बेस्ड ही है, डिफिनेशन बेस्ड है। जैसे कि जो विद्युत धारा होती है प्रति इकांक समय में आवेश के ले जाने की दर को क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। समझ में आया। आवेश के सतत प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो जिसे हम लोग I बराबर क्या लिख दिए, Q बटा में T। Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है, I क्या है, धारा है। और SI यूनिट जो होता है विद्युत धारा का वो क्या होता है, एम्पियर, और हम लोग इसे A से सूचित करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अगेन, क्या भाई, विभवांतर या फिर विभव, विभवांतर या फिर विभव, जिसे हम लोग इंग्लिश में वोल्टेज बोलते हैं। उसका फॉर्मूला जो होता है, अगर वोल्टेज निकालना हो, ये भी देखिए, ये भी डिफिनेशन बेस्ड ही है। वोल्टेज क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। आप लोग किसी भी बैटरी का वोल्टेज निकालना हो, लिखा रहता है ना, इतना वोल्ट उतना वोल्ट। कहने का मतलब है कि जो आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, आवेश को ले जाने में जितना उसको कार्य करना पड़ेगा, ढकेलना पड़ेगा, आवेश को ले जाना है यानी कि पीछे से ढकेलना है, तो जितने फोर्स से वो ढकेलेगा या फिर जितना कार्य करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। तो V बराबर आपका फॉर्मूला बनता है W बटा में Q। W क्या है, वर्क डन है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। ठीक है। और आपका वोल्ट एसआई यूनिट, विभव का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपका वोल्ट होता है, जिसे हम लोग V से सूचित करते हैं। और आपका एसआई यूनिट वर्क डन यानी कार्य का जो एसआई यूनिट होता है उसे जूल कहा जाता है। कार्य का एसआई यूनिट क्या, कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही, ओम का नियम है, ओम्स लॉ है, जिसे हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। इस नियम में क्या कहा जाता है जी, कि V बटा में I यानी वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होगा वो क्या देगा, हमें प्रतिरोध देगा। अब ये प्रतिरोध क्या होता है जी, प्रतिरोध जो होता है, जैसे कि अगर धारा जा रही है तो तार से ही बह रही होगी, किसी चालक से ही बह रही होगी, तो चालक पदार्थ में बहुत सारे ऐसे एटम्स होते होंगे जो इस धारा को रोकने का भी काम करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है R बराबर V बटा में I। V क्या है, विभव है, I क्या है, धारा है, और SI यूनिट ऑफ R यानी कि प्रतिरोध का SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है, जिसे हम लोग इस साइन से सूचित करते हैं। इस साइन का नाम क्या है, ओमेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। चलिए अगला जो फॉर्मूला है वो आता है भाई प्रतिरोध की निर्भरता से, डिपेंडेंसी से। प्रतिरोध की डिपेंडेंसी यानी कि जो प्रतिरोध है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता यानी कि चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, उसकी क्वालिटी क्या है, कौन कॉपर है, चांदी है, ये वगैरह वगैरह। तो अलग अलग प्रकार के जो धातुएं होंगे उनकी प्रतिरोध जो होगी अलग होगी, प्रतिरोधकता जो होगी वो अलग होगी, इस पर निर्भर करता है। चालक के तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जैसे कि जो प्रतिरोध होता है लंबाई के क्या होता है, तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आपका जो प्रतिरोधकता होता है जिसे हम लोग तारक का क्वालिटी बोलते हैं उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो R बराबर ये P मतलब इसको रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं। तो रो L अपॉन A। L क्या है, आपका तार की लंबाई है, A क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और P क्या है, प्रतिरोधकता है। अब SI यूनिट आपका लेंथ, लंबाई का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और एरिया का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी एरिया का जो SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है। और आपका प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। देखो ये मीटर, यहाँ नीचे मीटर स्क्वायर, तो मीटर से स्क्वायर खत्म, तिरछा तिरछे से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओम
प्रतिरोध का ओम और 3 से गुना करो तो ओम मीटर हो जाएगा किसका, प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। चलिए अगला जो आपका आता है फॉर्मूला वो आता है समतुल्य प्रतिरोध। जैसे अगर हम लोग घर का वायरिंग देखें तो बहुत सारे प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रतिरोध का मतलब बहुत सारा कनेक्शन जुड़ा होता है। अगर आपके घर में बल्ब हैं तो एक रूम में कभी कभार 3-3 बल्ब भी लगा रहे हैं लोग, 4-4 बल्ब भी लगा रहे हैं लोग, होता है ऐसा। तो प्रतिरोधकों का समूहन किया जाता है, ठीक है। समूहन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 क्रम का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। अब अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं प्रतिरोधों को, 5, 6, 7 कितने भी प्रतिरोधों को क्या कर दिए हैं हम लोगों ने श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया है तो एक समतुल्य प्रतिरोध अगर प्राप्त करना होगा कि वो टोटल कितना प्रतिरोध आ रहा है हमारे इस सर्किट से, तो वही बात इसमें आ गया है कि जो समतुल्य प्रतिरोध होता है अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है वायरिंग, तो भाई साहब सभी प्रतिरोधों को एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इनफाइनाइट, जितना भी आपका प्रतिरोध जोड़े हैं सबको क्या कर देंगे, सीक्वेंस में जोड़ देंगे। इससे क्या निकल जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं तो धारा का मान जो रहता है वो समान रहता है, क्योंकि जो श्रेणी क्रम में धारा सीधे जा रही है तो भाई धारा का मान जो है समान रहेगा, लेकिन विभवांतर जो है वो बंट जाएगा। भाई 4 गो प्रतिरोधकों से होते हुए गुजर रहा है तो विभवांतर जो है वो वोल्टेज जो है वो बंट जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि प्रतिरोध की जो संख्या बढ़ाएंगे, अगर इन प्रतिरोधों की संख्या बढ़ाते जाएं तो आपका समतुल्य प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। अब आते हैं समांतर क्रम में। यदि बहुत सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका जो समतुल्य प्रतिरोध निकलता है इस फॉर्मूले से निकलता है 1/r यानी R पैरेलल